फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है। लास्ट हम लोगों ने ग्लैंड के बारे में बात की थी, थायराइड ग्लैंड के बारे में बात, जिसके बारे में आप लोगों को कहा था कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। और आज हम लोग बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। कौन सी ग्लैंड के बारे में? पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। नाम से पता चलता है कि ये भी थायराइड के जैसी ही है या कहीं थायराइड के समीप स्थित रहती है। तो हम कहेंगे कि ये जो पैराथायराइड ग्लैंड जो है, ये सबसे पहले तो सबसे स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है। स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। स्थिति क्या है इसकी, कहां पाई जाती है? तो हम कहेंगे कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड थी, कौन सी ग्लैंड थी? ये जो हमारी श्वसन नली थी, और श्वसन नली के पास में यहां हमारी पाई जा रही थी थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जा रही थी? थायराइड ग्रंथि। तो हम कहेंगे कि पैराथायराइड जो ग्लैंड है, इनकी टोटल संख्या होती है कितनी? 4। और प्रत्येक पाली में ये जो थायराइड ग्रंथि है, इसकी प्रत्येक पाली में पृष्ठ भाग पर 2-2 ग्रंथि पाई जाती है। कितनी ग्रंथि पाई जाती है? 2-2 ग्रंथि पाई जाती है। शेप कैसी होती है? अंडाकार। कैसी शेप होती है? अंडाकार शेप होती है। और इसी ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि। तो कहां है ये पैराथायराइड ग्रंथि? ये है थायराइड ग्रंथि के ऊपर। किसके ऊपर है? थायराइड ग्रंथि के ऊपर। ऊपर का मतलब इनके पृष्ठ भाग में। आकार कैसा होता है? आकार होता है इनका कैसा? अंडाकार होता है। शरीर की सबसे छोटी क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और टोटल संख्या इनकी कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर यहां तक? फिर हम लोग बात करते हैं इसकी साइज की। किसकी बात करते हैं? साइज की। कि साइज क्या है? तो देखना, लगभग 6 मिलीमीटर लंबी होती है। कितने मिलीमीटर? 6 मिलीमीटर। लगभग 3 मिलीमीटर ये क्या होती है? चौड़ी होती है। क्या होती है? चौड़ी होती है। और वजन कितना होता है? लगभग 20 मिलीग्राम। 20 मिलीग्राम इसका क्या होता है? वजन होता है। क्लियर हुआ यहां तक? रंग कैसा होता है इसका? तो इसका रंग होता है लाल। कैसा होता है? लाल। क्लियर हुआ? वापिस से सुनना कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है, जिनकी संख्या 4 होती है। और ये इनका मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या आमाप बता दिया, इनकी साइज बता दी, इनकी लंबाई चौड़ाई, और क्या बता दिया? वेट बता दिया। अब देखो, खोज किसने की थी? कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी याद रखना, रेनॉल्ड ने। किसने? रेनॉल्ड नामक वैज्ञानिक था, उसने क्या की थी? उसने की थी थायराइड ग्रंथि की खोज की थी। किसकी खोज की थी? थायराइड ग्रंथि की खोज की थी। तथा सैंडस्ट्रॉम ने, किसने? सैंडस्ट्रॉम ने क्या पता लगाया था? संरचना के बारे में बताया था। किसकी संरचना के बारे में? पैराथायराइड ग्रंथि की संरचना के बारे में बताया था। ये एक्स्ट्रा में है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि खोज तो किसने की थी और इसकी संरचना के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। कि ये जो ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था थायराइड ग्रंथि में कि थायराइड ग्रंथि की जो सी सेल्स थी, उन सी सेल्स के द्वारा कैल्सिटोसिन का सिक्रेशन होता है। और वो कैल्सिटोसिन जो है वो एक हार्मोन बताया था मैंने उस समय कि ये पैराथायराइड के पैराथ हार्मोन के विपरीत काम करता है। तो हम कहेंगे कि ये जो ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि, इसके द्वारा पीटीएच, पूरा नाम पैराथार्मोन, क्या नाम बोलेंगे? पैराथार्मोन। हार्मोन नहीं बोलना है, पैराथार्मोन। याद रखना, हार्मोन का क्या किया जाता है? श्रावण किया जाता है। शॉर्ट में अपन इसको क्या बोलते हैं? पीटीएच। और इसे कोलिप्स का हार्मोन भी कहते हैं। किसका हार्मोन कहते हैं? कोलिप्स हार्मोन, क्योंकि एक वैज्ञानिक था जिसने इसके बारे में बताया था। तो इसे हम किसका हार्मोन भी कहेंगे? कोलिप्स का हार्मोन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना, क्योंकि ये नाम तो सबको याद रहता है, पैराथार्मोन, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा, लेकिन कोलिप हार्मोन क्या है तथा इसके फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, थोड़ा सा अपन इसके ऊपर डिस्कस कर ले कि पैराथार्मोन क्या है। तो हम कहेंगे कि ये जो पैराथार्मोन है, कौन सा हार्मोन? पीटीएच।
ये एक प्रकार का सिंपल प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? सिंपल प्रोटीन, यानी सरल प्रकार की प्रोटीन है, जिसमें लगभग 84 कौन से एसिड पाए जाते हैं? एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा कहीं नहीं जाता, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरल प्रोटीन का एग्जाम्पल ही है कौन सा? थार्मोन, पैराथार्मोन। और हमें पता है कि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत सारे एमिनो अम्ल के आपस में जुड़ने से होता है। तो यहाँ एमिनो अम्ल की अपन बात करें तो एमिनो अम्ल की संख्या कितनी बता दी हम लोगों ने? 84। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में कि पैराथायराइड ग्लैंड की स्थिति क्या है, वजन क्या है, हार्मोन कौन सा रिलीज होता है और इसकी खोज किसने की थी, इसकी संरचना के बारे में किसने पता लगाया। लेकिन अब जो इसका हार्मोन है, ये कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन। इस पैराथार्मोन हार्मोन के बारे में हम बात करेंगे कि इनके फंक्शन क्या है, इनके फंक्शन क्या है। तो अब हम बात करेंगे इसके पैराथार्मोन हार्मोन के फंक्शन के बारे में। तो बात करते हैं कि फंक्शन क्या है, किसका फंक्शन? पीटीएच का। किसका फंक्शन? पीटीएच, पैराथार्मोन का कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य, ये फोस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। किसके उत्सर्जन में? फोस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है और कैल्शियम के पुनः अवशोषण में वृद्धि करता है। यानी शरीर में कैल्शियम के तो पुनः अवशोषण में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? पुनः अवशोषण में वृद्धि करता है। तथा जो फोस्फेट आयन है, कौन सा आयन है? फोस्फेट आयन है, उनके उत्सर्जन में वृद्धि करता है। उनके उत्सर्जन में वृद्धि करता है। ये पहला फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका। इसी के आधार पर अपन इसके रोगों के बारे में भी बात करेंगे। नंबर 2 के ऊपर अपन बात करें, ये हमारे शरीर में या हमारे रक्त में कैल्शियम व फोस्फेट आयनों का नियमन रखता है। फोस्फेट आयनों का नियमन रखता है कि कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितनी आवश्यक है। तो रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? यही करेगा। नंबर 3, विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। किसके निर्माण में सहायक है? विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। और इसके निर्माण में सहायक होकर ये अस्थियों को मजबूत बनाने में भी अपना अहम योगदान निभाता है। किसको मजबूत बनाता है? अस्थियों को क्या बनाता है? ये मजबूत बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पेशी संकुचन तंत्रिका आवेग और रक्त के थक्के के निर्माण में भी सहायक है। रक्त के थक्के के निर्माण में भी सहायक है। तो 4 कार्य बताए आप लोगों को। पहले नंबर पे ये बताया सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने बताया कि ये नियमन करता है। तीसरे नंबर पे आप लोगों को बता दिया कि ये क्या कार्य करता है, विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। चौथा इसका जो कार्य था वो था कि पेशी संकुचन व तंत्रिका आवेग व रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक है। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए, क्या हो जाए? कमी हो जाए, या फिर इस हार्मोन की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए, तो क्या होगा? तो हम ये कहेंगे कि 2 रोग हैं। एक है हाइपोकैल्सीमिक टीटेनी। ये जो रोग होता है, ये रोग होता है जब पीटीएच का अल्प स्रावन हो। पीटीएच का क्या हो? अल्प स्रावन हो, यानी इसका हार्मोन का स्रावन क्या हो? कम हो। और एक रोग है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरकैल्सीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया अपन रोग तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपन कहेंगे कि यहाँ कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। और कैल्शियम की मात्रा अधिक, इसी से रिलेटेड फिर एक रोग पढ़ेंगे अपन, ओस्टियोपोरोसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट है। हड्डियां इसके अंदर क्या हो जाती है? भंगुर हो जाती है, कोमल हो जाती है। क्या हो जाती है? कोमल हो जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि यदि पीटीएच का कौन सा स्रावन हो, अल्प स्रावन हो, तो कौन सा रोग होगा। तो हम सबसे पहले अपन बात कर लें कि यदि पीटीएच का अल्प स्रावन हो, पीटीएच का क्या हो? अल्प स्रावन हो, तो क्या होगा? बच्चों इसको अच्छे से देख लेना है ना। अपन बोलेंगे कि जब बाल्यावस्था में, कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में पीटीएच की कमी हो जाए, पीटीएच की क्या हो जाए? कमी, तो जो कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम है, इसमें तो क्या होगी? कमी। और जो फोस्फेट है,
क्या है, फोस्फेट है, उसमें क्या होगी, उसमें होगी क्या, वृद्धि। इससे क्या होगा, जो तंत्रिका है, क्या है, तंत्रिका है, और हमारी जो पेशियां हैं, तंत्रिका आवेगों में अनायास वृद्धि होती है, अचानक ही क्या होती है, वृद्धि होती है, और इनमें वृद्धि होने के फलस्वरूप हमारी जितनी भी मांसपेशियां हैं, उन मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, ऐंठन। ऐंठन कहाँ उत्पन्न होती है, तो अपन ये कहेंगे कि जब हम लोगों ने पढ़ा था टिटेनस रोग, कौन सा रोग पढ़ा था, टिटेनस रोग, तो टिटेनस रोग में हम लोगों ने बात की थी कि मांसपेशियां पूरी जकड़ जाती है, तो वही घटना यहाँ होती है कि पीटीएच की कमी से बाल्यावस्था में कैल्शियम में कमी हो जाती है और फोस्फेट में क्या हो जाती है, वृद्धि, जिसके फलस्वरूप तंत्रिका व पेशियों की जो क्रियाएं होती है, तंत्रिकाओं व पेशियों की क्रियाओं में अनायास वृद्धि होती है, यानी अचानक क्या होती है, वृद्धि, और अचानक वृद्धि होने से मांसपेशियों में क्या उत्पन्न होती है, ऐंठन उत्पन्न होती है। इसी रोग को हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी कहते हैं। तो ये हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी कब होता है, याद रखना, जब पीटीएच की क्या हो, कमी। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि पीटीएच यदि अधिक हो तो, पैराथार्मोन यदि अधिक स्रावित हो तो फिर क्या होगा। यदि हम बात करें कि यदि पीटीएच का स्रावण क्या हो, अधिक हो, किसका स्रावण अधिक हो, पीटीएच। पीटीएच का मतलब क्या है यहाँ पर, पैराथार्मोन। यदि इसका स्रावण अधिक हो तो क्या होगा, कैल्शियम जो है विघटित होकर, क्या होकर, विघटित होकर अस्थियों से, किससे, अस्थियों से निकल जाएगा, और अस्थियों से निकलकर कहां आ जाएगा, रक्त में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, रक्त में आ जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई, किसमें हो गई, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा, रक्त में। अब इस हाइपरकैल्सीमिया से क्या होगा, अस्थियां जो है वो कोमल हो जाएगी, भंगुर हो जाएगी, यानी कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमजोर। क्यों हो जाएगी कमजोर, क्योंकि हमने कहा कि कैल्शियम जो है वो कहां से निकल गया, अस्थियों से निकल गया, और अस्थियों से निकलकर कहां गया, रक्त में। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा का अधिक होना तो हाइपरकैल्सीमिया कहलाता है। लेकिन ये अस्थियों में से कैल्शियम बाहर निकल गया, इसलिए अस्थियां कोमल व क्या हो गई, भंगुर हो गई। इसलिए उस रोग को हम नाम बोलेंगे ओस्टियोपोरोसिस। क्या नाम बोलेंगे, ओस्टियोपोरोसिस। याद रखना कि ओस्टियोपोरोसिस क्या है, कि पैराथार्मोन का जब स्रावण अधिक होता है तो अस्थियों से कैल्शियम निकल जाता है और वो रक्त में आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपरकैल्सीमिया। और इसी हाइपरकैल्सीमिया की वजह से अस्थियां कोमल व भंगुर हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। रक्त में जब हम लोगों ने कहा कि कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, तो रक्त का एक भाग है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। तो हम कहेंगे कि प्लाज्मा में जब कैल्सिफिकेशन होता है, क्या होता है, कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि प्लाज्मा में जब हम कहें कि कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, किसकी मात्रा अधिक हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, तो क्या होगा, ये कैल्शियम जो है वो शरीर के कोमल उत्तकों में, शरीर के कोमल उत्तकों में जमा होगा। कौन से उत्तकों में जमा होगा, कोमल उत्तकों में जमा होगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, कैल्सिफिकेशन। क्या कहेंगे, कैल्सिफिकेशन। एक बार वापस से सुन लेना कि जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही थी तो रक्त का भाग कौन सा है, प्लाज्मा। कि प्लाज्मा में जब कैल्शियम का जमाव होता है तो कैल्शियम के जमाव की वजह से शरीर के कोमल उत्तकों में ये जम जाता है। या फिर अपन क्या कहेंगे कि प्लाज्मा में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे रक्त में बढ़ रही थी वैसे ही किसमें, प्लाज्मा में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर के कोमल उत्तकों में एक क्रिया होती है, जिस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं, कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन का मतलब किसका जमाव, कैल्शियम का जमाव। किसका जमाव, कैल्शियम का जमाव। तो शरीर के कोमल उत्तकों में कैल्शियम जमना स्टार्ट हो जाता है। मूत्र जो है उसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो बार बार में मूत्र त्यागेगा व्यक्ति, व्यक्ति को अधिक क्या लगना स्टार्ट हो जाएगी, प्यास। और व्यक्ति की किडनी में, किसमें, किडनी में स्टोन बन जाएंगे, व्यक्ति की किडनी में क्या बन जाएंगे, स्टोन बन जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, व्यक्ति के किडनी में यदि स्टोन बनते हैं, क्या बनते हैं, स्टोन बनते हैं, तो इसे हम कहते हैं
ओस्टेटिस फाइब्रोसा सिस्टिका या संपुटी तंतुमय अस्थि विकृति, ये रोग होगा। कौन सा रोग होगा? ये एक बार वापस से देख लेना, 3 ही रोग पढ़े अपन लोगों ने। पहले नंबर पे आप लोगों को बताया था हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी, हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। ये कब हो रहा था? जब पीटीएच का स्रावण क्या हो रहा था? कम। कहां होता है ये? बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था के अंदर होता है। क्लियर। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि पीटीएच का स्रावण अधिक हो जाए, किसका स्रावण अधिक हो जाए? पीटीएच का, तो जो कैल्शियम है वो कहां से निकल जाएगा? अस्थियों से निकल जाएगा। और अस्थियों से निकलकर कहां गया था? वो रक्त में, रक्त में आ गया था। तो इसे तो हम लोगों ने नाम दे दिया था, क्या नाम दिया था? हाइपरकैल्सीमिया। और हाइपरकैल्सीमिया की वजह से जो अस्थियां हैं वो क्या हो गई थी? भंगुर या कोमल हो गई थी। भंगुर या कोमल हो गई थी, तो उस रोग को हम लोगों ने नाम दे दिया था ओस्टियोपोरेसिस। क्या नाम दे दिया था? ओस्टियोपोरेसिस। क्लियर याद है? अब हम कह रहे हैं कि यदि रक्त के प्लाज्मा में भी कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जो कैल्शियम है ये कोमल उत्तकों में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। कौन से उत्तकों में? कोमल उत्तकों में जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोगों ने क्या बोला? कैल्सिफिकेशन। और इस कैल्सिफिकेशन की वजह से किडनी में क्या बन जाती है? पथरी बन जाती है। और इस रोग को ही हम क्या कहते हैं? संपुटीय तंतुमय अस्थि विकृति या ओस्टिटियस फाइब्रोसा सिस्टिका। क्लियर। पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने पूरी बात कर ली है। पैराथायराइड ग्रंथि क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पहला क्वेश्चन, कोलिप का हार्मोन किसे कहते हैं? तो याद रहना चाहिए पैराथ हार्मोन को कोलिप का क्या कहते हैं? हार्मोन। नंबर 2 कि कोलिप के हार्मोन के फंक्शन या पैराथ हार्मोन के फंक्शन बताइए। नंबर 3 हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी किसे कहते हैं? नंबर 4 हाइपरकैल्सीमिया या ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? और नंबर 5 ओस्टियोसिस फाइब्रोसा सिस्टिका क्या है? ठीक है। ओस्टियोसिस फाइब्रोसा सिस्टिका क्या है, इसके बारे में आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पूरे को वॉच करें। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू सो मच।